Hi, hello. We are here with a new video. This video is about AIF again, but yeah, actually NISM एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है. NISM बहुत सी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है, but this is one of those exams, and this exam is about alternative investment fund managers. ये एग्ज़ाम के बारे में हम ये चीज़ जो इसका पूरा कोर्स डिटेल्स है, हम ओवर द सीरीज़ इस चीज़ को चैप्टर बाय चैप्टर गो थ्रू करेंगे. मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ कि आप NISM की वेबसाइट से ये बुक डाउनलोड कैसे कर सकते हैं. राइट नाउ coming back to our main topic, and that is we'll start this whole series with our chapter 1, and that is इन्वेस्टमेंट्स लैंडस्केप. सबसे पहले हम चैप्टर 1 का ये समझेंगे. टेक्निकली देखा जाए तो चैप्टर 1 कोई बहुत मार्क्स का नहीं, इनफैक्ट वेरी लो मार्क्स इट कंसिस्ट ऑफ. बट हाँ, ये एक बहुत बेसिक एक नींव रख देता है हमारी आगे की पढ़ाई के लिए, टू लर्न मोर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट AIF. ओके, AIF के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने एक बात जिसमें पूरा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है AIF के बारे में. स्टिल देर आर मैनी पॉइंट्स टू कवर, सो इट वाज गुड कि मैं आपको एक पूरी एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन की तरफ लेके चलूँ, जिसमें हम ओवर द कोर्स ऑफ बुक हम इस चीज़ को जान सकते हैं कि AIF के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से ऑपरेट होती हैं. ओके, सो येस, वी कैन स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर अगेन. It is about investment landscape. Now let's start with one thing, that technically when you think about investment, what is something that you really think about? I mean, investment आपको पता है, ठीक है, but when you talk about investment, what exactly it is? आप investment किसको बोलते हैं? क्या आप investment उस चीज़ को बोल सकते हैं जो पैसे आपने कमाए हैं पर खर्चा नहीं किए हैं? क्या आप उन पैसों को बोल सकते हैं जो आपने एज ए एसेट आपके पास रख रखे हैं? क्या आप पेरेंट्स के पास से जो जनरेशनल वेल्थ पास होती है, कि आप उसको इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं? नहीं, दीज आर वेरी रॉन्ग. आई नो आप सबको एक बेसिक आइडिया तो है इन्वेस्टमेंट का, बट मैनी पीपल गेट कन्फ्यूज्ड जब हम इस चीज़ की बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है और सेविंग क्या है. देखिए, सेविंग्स को अगर मैं सिंपल सी भाषा में कहूँ तो जितना आपने कमाया माइनस जितना आपने खर्चा किया, उसके बाद जो आपके पास लेफ्ट ओवर अमाउंट बचता है, दैट इज़ योर सेविंग्स. राइट, बट इन्वेस्टमेंट इज़ होल न्यू डिफरेंट टॉपिक वी कैन से. एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज इन्वेस्टमेंट कम्स आफ्टर व्हाट यू सेव. आप कमा के इन्वेस्ट करके फिर अपने एक्सपेंसेस फिर सेविंग्स देखने जाओगे, उसका कोई पॉइंट नहीं निकलेगा. रादर आपको अपना इन्वेस्टमेंट इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा. ओके, अगेन वी अंडरस्टूड द पार्ट वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट सेविंग्स, बट व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? सेविंग्स इज समथिंग जब हम पैसा बचा रहे हैं, मतलब हम जितना कमा रहे हैं माइनस हम जितना खर्चा कर रहे हैं, तो जो पैसा बच जाता है उसके पास, अगर हमारा बच रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेविंग्स. लेकिन जब हम उसी आज की सेविंग्स को यूज़ ना करके हम ऐसी जगह पर लगाएं जिसको हम कल बेनिफिट्स उठा सकें, मतलब आज की जो उस पैसे की वैल्यू है उसको हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर दें ताकि हमारा कल का फ्यूचर बेटर हो, इसके लिए जो पैसा हम लगाते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट. देयर आर 2 pros एंड कॉन्स अबाउट दिस थिंग्स. ओके, पहली चीज़ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो नेसेसरी नहीं है कि कल उससे कोई बेटर हुआ जा रहा है. एक मिथ हटाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का पर्पस समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए या इन्वेस्टमेंट किया ही क्यों जाता है. ठीक है, और सेविंग्स के साथ प्लस पॉइंट ये है कि सेविंग्स होना इसके लिए नेसेसरी है क्योंकि आपके पास एक लिक्विडिटी होनी चाहिए ताकि कभी भी इमरजेंसी रहे तो आपके पास वो अमाउंट रहे जिसको आप यूज़ कर सको एज एन एमरजेंसी फंड. राइट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेविंग्स में से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. राइट, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं? फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी है 1 लाख रुपीज़, ओके, एंड 1 लाख रुपीज़ में से आपके एक्सपेंसेस होते हैं लेट्स से 70,000 एक्सपेंसेस, तो 30,000 आपके पास बच रहा है. 30,000 में से आपने 10,000 या 5,000 ऐसा रखा जो आपकी सेविंग्स है.
ओके, अगेन सेविंग्स आर समथिंग, जो 30,000 आपके बच गए लेफ्ट ओवर अमाउंट, वो पूरा का पूरा पैसा आपकी सेविंग है टेक्निकली, बट उसमें से आपने 5,000 ऐसे अलग रख दिए, लेट्स से कैश और शॉर्ट टर्म में आपने रख दिए, जहाँ पर आपके पास कभी भी इनकेस लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो अमाउंट रहे। वेर एज इन्वेस्टमेंट इट्स समथिंग जो आप अपनी आज की उस नीड को फुलफ़िल करने की जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ताकि कल आप इसी चीज़ को, इसी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा सको। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज आप वो 20,000 नहीं यूज़ करते हो, उस चीज़ को इन्वेस्ट कर देते हो, तो कल आप वो एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो 20,000 का 25,000 हो, 22,000 हो, वट एवर इट इज़। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड विद दिस विद अ टाइम लाइन। ओके, फर्स्ट थिंग, आपने पैसे कमाए। सेकेंड थिंग, आपने खर्चा किए। थर्ड थिंग, आपने जो पैसे बचे हैं उसकी सेविंग करी। नाउ द मोस्ट क्रूशल पार्ट अकॉर्डिंग टू मी दैट कम्स इज कि आपने क्या अपना रिस्क मैनेजमेंट किया है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि आपने टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया है, क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, मेडिक्लेम, एवरीथिंग, ठीक है। दिस इज़ होल डिफरेंट टॉपिक, बट इवन इफ़ यू आर रिस्क अश्योर्ड, ठीक है, तब आप जाइए सेविंग्स की तरफ, तब आप जाइए इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, ठीक है। अब आप इन्वेस्टमेंट में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप इन्वेस्टमेंट का क्या रीज़न है, ठीक है। ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट दिस फर्दर ऑन, बट हम फिलहाल सेविंग्स और इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस समझ चुके हैं, राइट। नाउ ओके, सेविंग्स अगेन यहाँ पर हमारे पॉइंट्स हमने नोटिस किए, मतलब फोकस्ड ऑन शॉर्ट टर्म नीड्स, हाईली लिक्विड, कैपिटल प्रिजर्वेशन। अगेन मैंने जो चीज़ समझाई थी कि 5,000 अगर आपने अलग रख दिए तो आपको शॉर्ट टर्म है वो, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, वो इमरजेंसी फंड की तरह काम आ सकता है। एंड सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट में, अगेन हियर आई एम कमिंग टू बस्ट अ मिथ कि इन्वेस्टमेंट करने का ये मतलब नहीं है कि आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ सोच के पैसा लगा दिया है कि मेरा 10 का 15 होगा, वैसा नहीं होता है इन्वेस्टमेंट में। डिपेंड करता है आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप एक सेफ एफडी में इन्वेस्ट करते हो तब तो आपका होगा, ठीक है। आपका होगा मतलब कि एक बहुत मिनिमल रिटर्न होगा कि भाई सेफ रिटर्न है, फॉर एग्जांपल 4% रिटर्न दे दिया, 5% रिटर्न दे दिया, और उसका मेन पर्पस क्या होता है कि आपका कैपिटल प्रिजर्व रहता है। मतलब आज अगर आपने 10,000 लगाए हैं और साल भर बाद आपको सिर्फ 5% उस पर रिटर्न मिला है, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है वो। लेकिन अगेन आपके जो 10,000 थे वो कम भी नहीं हुए हैं, दैट इज़ वॉट मैटर्स। बट हियर कम्स अ क्वेश्चन दैट अगर यही चीज़ है, अगर लेट्स से हमारा पर्सपेक्टिव ये है ही नहीं कि हमको इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाना है, हमको सिर्फ कैपिटल प्रिजर्व करना है, तो वो तो हम सेविंग्स करके भी रख सकते थे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू? सो हियर कम्स द पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे काम तो क्या आता है, इन्फ्लेशन कैसे अपना रोल प्ले करता है इस चीज़ में कि आपकी आज की जो वैल्यू है अगर उस पर इन्फ्लेशन लग रहा है, ठीक है, अगर आज आप आज आप कोई भी चीज़ अगर 1,000 रुपये में ख़रीद पा रहे हैं, तो क्या वो चीज़ सेम रेट पर अगले साल भी ख़रीद पाएंगे या आफ्टर नेक्स्ट 5 years ख़रीद पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। देयर इज़ अ कोट इन इंग्लिश दैट अ पेनी इज़ वर्थ मोर देन टुमारो, समथिंग लाइक दिस, कि आज जो आपके पास पैसा है उसकी वर्थ कल से ज़्यादा है, राइट। सो कल जब इन्फ्लेशन लगेगा, मतलब जो खर्चा बढ़ता है, जो बोलते हैं ना महंगाई बढ़ती है, तो अगर वो चीज़ होगी तब आपके 10,000 रुपये सेम तरीके से नहीं रह जाएंगे ना। मतलब आपके पास जो सेविंग्स है 10,000 रुपये की, उसकी परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ऑब्वियसली ख़त्म नहीं होगी बट कम हो जाएगी। मतलब जितना आप आज ख़रीद सकते हो, जितने यूनिट्स, जितने क्वालिटी की चीज़ें आप आज उस 10,000 में ख़रीद सकते हो, वो नेक्स्ट 5 years में नहीं ख़रीद पाएंगे आप। इट कुड बी एनी थिंग, इट कुड बी चॉकलेट्स, इट कुड बी क्लोथ्स, इट कुड बी एनी थिंग वी थिंक ऑफ। ओके, सो उस कैपिटल को प्रिजर्व किया जाता है। और जब हम इस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि आज जो हमारे पास पावर है उस 10,000 की, एटलीस्ट आज से 2 साल बाद, आज से 5 साल बाद भी वो पावर रहे। ओके, दिस इज़ द थिंग। सेकेंडली,
इन्वेस्टमेंट के साथ ये चीज़ लोगों का एक मिथ रहता है कि पैसा आएगा ही आएगा, या उनने जिस चीज़ को सोच के पैसा लगाया है तो वो चीज़ वैसी ही आती है। वो बोलते हैं ना, इक्विटी या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट्स टू मार्केट रिस्क। वैसी ही चीज़ है इसमें। इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देर आर वेरियस ऑप्शंस, देर आर वेरियस प्रोडक्ट्स, देर आर वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगेन एज वी मूव ऑन, हम उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानेंगे, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। नो, इट्स अ टाइम। ओके, सो यहाँ पर हमने लिखा है दैट ट्रू इन्वेस्टमेंट रिलाइज ऑन एविडेंस बेस्ड वैल्यूएशन, नॉट मोर कंजेंचर। ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन। अब आप इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन का डिफरेंस समझिए कि एक इक्विटी स्टॉक है, लेट्स से हम टाटा का एक शेयर ले लेते हैं, राइट? टाटा का शेयर जो आज मार्केट में ट्रेड कर रहा है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसके पीछे बहुत कैलकुलेशन लगती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट लेट्स से आपके पास एक आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज है इस चीज़ का कि आज जिस शेयर पर आज जिस प्राइस पर टाटा का शेयर ट्रेड कर रहा है वो या तो सस्ता है या तो महंगा है, मतलब या तो ओवर प्राइस है या तो अंडर प्राइस है। अगर तो वो अंडर प्राइस है तो आप उस चीज़ को खरीदोगे, ताकि आगे जाके जब उसकी एक्चुअल वैल्यू आती है तो आपको अपने पैसे पे रिटर्न मिलेगा। बट अगर वो अंडर प्राइस है, अगर वो ओवर प्राइस है तो वो आगे जाके गिर जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ जब आप पूरी रिसर्च करते हो, जब आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से पूछते हो, या जब अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछते हो उस चीज़ के बारे में, या जब अपनी खुद की एक प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट करने के बाद आपको कुछ पता चलता है, दैट इज़ विच यू विल कॉल एज इन्वेस्टमेंट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन इज समथिंग मेरे को लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, that is what you call speculation, when you don't have proper evidence, when you don't know the intrinsic value of the share, लेकिन आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, ये गिर जाएगा, सिर्फ लगने भर से अगर आप वो चीज़ ले रहे हो। या द बिगर पॉइंट हियर वी कैन डिस्कस अबाउट इज द हर्ड मेंटेलिटी, कि अगर सब एक शेयर के पीछे पागल हो गए तो आपने भी ले लिया क्योंकि सबको लग रहा है वो ऊपर बढ़ेगा, एंड आपको भी फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं सबको लग रहा है तो सही होगा। ऐसा नहीं होता है, और वो जो हाइप क्रिएट कर रहा है, वो जो बबल क्रिएट कर रहा है, उसमें आप ना ही पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन। एक एविडेंस बेस पर होता है कि उसका कोई तथ्य है, एंड एक स्पेक्यूलेशन बेसिस पर है कि वो हवा की बात है, बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं तो बहुत बुरा गिरेगा। और इन्वेस्टमेंट के साथ ये चीज़ है कि जब आप पैसा एक्विटी में लगा रहे हो, या अगर कोई ऐसी जगह पर लगा रहे हो जहाँ पर रिस्क भी है, तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि फिर वो जा भी सकता है, वो बन भी सकता है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट रिस्क। अब ये चीज़ पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि हमको पहले इन्वेस्टमेंट समझना ज़रूरी है ताकि हम रिस्क समझ सकें इस चीज़ को लेकर। व्हाट यू विल कॉल एज अ रिस्क। रिस्क क्या चीज़ है? रिस्क ये चीज़ है कि अगर, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि अगर मैंने 1 लाख रुपए कमाए हैं, 1 लाख रुपए में से अगर मैंने 70,000 मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं, राइट, 10,000 मैंने सेविंग्स रखी है, और 20,000 इज द अमाउंट दैट आई एम इन्वेस्टिंग। नाउ फ्रॉम दैट 20,000 अमाउंट, हाउ मच इज द अमाउंट दैट आई एम विलिंग टू टेक रिस्क ऑन? कि 20,000 ऐसे जो मैंने इन्वेस्ट किए, सो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने 20 में से 15,000 एफडी में डाल दिए, वेर आई एम शॉर्ट की एटलीस्ट अगर हायर रिटर्न तो नहीं मिल रहा है, बट मे बी अगर इन्फ्लेशन कम रहता है तो आई विल हैव सर्टन परसेंट हायर रिटर्न। ठीक है, मे बी 1%, मे बी 0.5%, एनीथिंग। बट वेन यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, वो शेयर का प्राइस आज से 1 साल बाद कम भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने लगाया 10,000 था तो 10,000 का 8,000 भी हो सकता है, तो आपने तो अपना कैपिटल भी लूज़ कर दिया उसमें। दैट इज़ द रिस्क। नाउ व्हाट कम्स हियर इज, क्या आप उस रिस्क को लेने के लिए रेडी हो? देयर इज अ पॉइंट कि 10 का 8 भी हो सकता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस हाइप में लगा देते हैं कि 10 का 20 हो गया तो ठीक है, नहीं तो 10 का 0 भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको
इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले अपनी रिस्क एपिटाइट समझनी पड़ेगी, और मैं तो बोलता हूँ कि रिस्क एपिटाइट से भी पहले अपना गोल समझना सीखो. बट अगेन वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन. ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू इन्वेस्टर्स नेविगेट द मार्केट यूजिंग 4 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स. क्या क्या 4 चीज़ें हैं दैट इज़ मेन वाइल इन्वेस्टिंग. ओके, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फर्स्ट, कैपिटल अप्रिसिएशन, कि अगर मैं 10,000 लगा रहा हूँ, सो आई विल ट्राई कि मेरा वो कैपिटल तो बना रहे, साथ ही साथ मेरा कैपिटल और ज़्यादा बढ़े. राइट, मेरा कैपिटल अगर 10,000 था तो मेरा 10,000 से 11,000 हो, इफ़ नॉट 15,000, 20,000, इफ़ नॉट इट गोज़ स्काई रॉकेट करता है शेयर का प्राइस. अगर वो भी नहीं होता है तो एटलीस्ट मेरा जो कैपिटल है वो बढ़ना चाहिए. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ कि क्या वो चीज़ मुझे रेगुलर इनकम दे पा रही है. अब इन्वेस्टमेंट के साथ एक ये चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट में वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं और रियल एसेट्स होते हैं. फाइनेंशियल एसेट्स कुड बी योर बॉन्ड, equity, everything else. Now what is real assets? म्यूचुअल फंड्स. देखो एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा का स्टॉक इज़ अ फाइनेंशियल एसेट, म्यूचुअल फंड अगेन, बॉन्ड अगेन, ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं. ठीक है, मतलब अगर आप इनके, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास स्टॉक है या आप पार्टनर हो, लेट्स से जब बोलते हैं ना कि इक्विटी शेयर खरीद लिया तो आपने ओनरशिप खरीदी है बेसिकली, तो आपके पास डीमेट अकाउंट में स्टॉक है या आपके पास चलो शेयर सर्टिफिकेट भी है, पर क्या वो चीज़ एक फिजिकल हाथ में है जिसको आप तुरंत जाके बता दोगे कि नहीं मेरे पास ये चीज़ है? ये तो आपके डीमेट अकाउंट में पड़ा हुआ है. टेक्निकली ये सारी चीज़ें आपके अकाउंट में हैं, बट आप इनको सामने देख के यूज़ नहीं कर सकते हो. वेर इज़ इफ़ यू टॉक अबाउट गोल्ड, गोल्ड इज़ अगेन अ इन्वेस्टमेंट टूल, वी कैन से कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो. राइट, गोल्ड अप्रिशिएट भी होता है और गोल्ड को आप यूज़ भी कर सकते हो. सेकेंडली, रियल एस्टेट. रियल एस्टेट हैज़ गिवन फिनोमिनल रिटर्न्स, बट हियर अगेन कम्स द पार्ट जहाँ पे रियल एस्टेट में रिस्क भी होता है. तो लेट्स से रियल एस्टेट में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ओके, एंड उस प्रॉपर्टी को अपने यूज़ करने की जगह रेंट पर दे दिया है, सो नाउ देर वुड बी 3 थिंग्स दैट विल हैपन. फर्स्ट, दैट आपके पास एक रियल एसेट है, मतलब आप उस असेट को फिजिकली देख सकते हो, फिजिकली उसका यूज़ कर सकते हो, यू हैव दैट थिंग विथ यू. सेकेंडली, उस फिजिकल एसेट को आपने अगर रेंट पर चढ़ा दिया है तो आपको कंटिन्यूस इनकम मिल रही है विच इज़ मंथली रेंट. ठीक है, अगर आपने उसको किसी को दिया है तो आप उसको मंथली रेंट उससे पा सकते हो. थर्ड पॉइंट, फिजिकल एसेट का विच इज़ रियल एसेट जो आपने घर लिया है उसका प्राइस अपने आप अप्रिशिएट भी तो होगा. सो आपको टेक्निकली रेंट भी मिल रहा है और ओवर द ईयर्स उसका जो प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. सो फाइनेंशियल एसेट्स के अपने बेनिफिट्स हैं, रियल एसेट्स के अपने बेनिफिट्स हैं, बट बहुत से ऐसे एसेट्स होते हैं जो रेगुलर इनकम देते हैं. अगर आप मेच्योर स्टॉक्स में जो कंपनीज आर वेरी मेच्योर, दे हैव रीच्ड अ सर्टन अमाउंट ऑफ ग्रोथ, क्या वो उस ग्रोथ से ज़्यादा कुछ बड़ा मार्केट उनके लिए पास कैप्चर करने के लिए नहीं है, तो वो जो उनके पास पैसा बचता है प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट का पैसा प्रोडक्टिविटी में लगाने की जगह वो एज ए डिविडेंड बांट देती है. सो आप ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक ले सकते हो जो कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रहे हैं. आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ से आपको रेंट मिल रहा है. एनी एसेट विच कैन प्रोवाइड यू अ रेगुलर इनकम इज़ समथिंग दैट यू कैन लुक फॉर. थर्ड इज़ कैपिटल प्रिजर्वेशन. अगेन वी टॉक्ड अबाउट दिस कि जो आप चीज़ ले रहे हो उसका पैसा बढ़े, उसका पैसा आपको रेगुलर इनकम भी दे, बट अगेन उसकी खुद की वैल्यू जानी नहीं चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स. अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक ले लिया है जिसका आपको पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, बट ओवर द ईयर्स उसकी वैल्यू बढ़ने की जगह ख़त्म हो गई, तो आपने अपना लगाया हुआ 1,00,000 एग्जाम्पल के तौर पर आपने वो भी गवा दिया. फोर्थ, टैक्स सेविंग. बहुत से ऐसी असेट्स बोलो या बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स होते हैं जहाँ पर आप लॉक इन पीरियड होता है उनका मैंडेटरी. अगर आप उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी टैक्स भी बचती है. किस तरीके से, क्या है, पूरा डिटेल विल टॉक अबाउट दिस फर्दर ऑन. ओके, नाउ दिस इज समथिंग
which is a bit complex if you're not able to understand this, but again very logical thing if you try to apply it. Required rate of return. Okay, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली क्या है? मुझे एक सर्टन अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहिए ही चाहिए, दैट इज़ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. हमने एक शॉर्ट में समझा कि मुझे एक रेट चाहिए, मुझे एक अमाउंट चाहिए, या मुझे इतना परसेंटेज चाहिए. फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे एफडी 4% दे रही है तो मुझे तो भाई 15% चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पर. दैट इज़ माई गोल. ओके, सो क्या वो चीज़ मैं पा सकता हूँ? उसका तरीका क्या है जानने का? रियल रिस्क फ्री रेट क्या होता है, नॉमिनल रिस्क फ्री रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे. नॉमिनल रिस्क फ्री रेट इज समथिंग विच इज़ श्योर शॉर्ट अमाउंट ऑफ रिटर्न दैट यू विल गेट विथ सेफ्टी. जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक कंपनी की एफडी है, एक बैंक में आपने एफडी करवाई, ठीक है, कंपनी का बॉन्ड है सॉरी, बट आपने एक बैंक में एफडी करवाई. उस एफडी पर आपको बैंक ने बोला कि 5% रिटर्न मिलेगा. अब आपको अगर बैंक ने 5% रिटर्न का बोला, और बैंक इज़ मोस्टली सेफ प्लेस, ठीक है, कि अगर आप बैंक की एफडी अगर आप ले रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर वो कम रिटर्न जनरेट करके दे रही है, बट आपके पास एक भरोसा ज़्यादा रहता है 90% ऑफ द टाइम कि वो बैंक कॉलेप्स नहीं कर जाएगी या डिफ़ॉल्ट नहीं मारेगी. सो एफडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफर ऑप्शंस. टी बिल्स भी होता है, ट्रेजरी बिल्स, बट या दैट इज़ समथिंग जिसके बारे में अलग से इन्फॉर्मेशन जाननी पड़ेगी. बट लेट्स से अभी समझने के लिए कि एफडी है, ठीक है, तो एफडी इज़ समथिंग विच यू कैन कॉल एज नॉमिनल रिस्क फ्री, कि एफडी में तो इतना पैसा मुझे मिल ही जाएगा. नाउ अगर मेरा इन्फ्लेशन लग रहा है, तो लेट्स से मेरा इन्फ्लेशन लग रहा है मुझे हर साल विच इज़ 6%. अब मुझे एफडी कितना दे रही थी? 5%. मेरा इन्फ्लेशन ही 6% लग जा रहा है. तो टेक्निकली आज मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगले साल मुझे 5% 5% उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो दैट बिकम्स 105. बट उस समय तक महंगाई है जो 6% से ग्रो कर रही है, तो उस 100 की वैल्यू के लिए उस ईयर 105 रुपये आपको, मतलब 105 रुपये वैल्यू बढ़ के आपकी लगाए हुए पैसों की हो गई, लेकिन खर्चा ही 106 का हो गया. उसकी वैल्यू इस तरीके से नीचे आ गई, तो टेक्निकली तो आप 1 रुपीज़ लॉस में हो गए. विथ रिटर्न यू गॉट द अमाउंट 105, बट द इन्फ्लेशन रोज, बट द इन्फ्लेशन जो बढ़ा वो बढ़ा विथ 6%, विच इज़ 106. 106 माइनस 105 इज़ 1 का डिफरेंस आता है, राइट. सो दैट इज़ समथिंग दैट यू आर इन माइनस. अब मुझे ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैं ये ना लगा के, अगर मैं लगाता हूँ अपने इक्विटी शेयर में जो बोल रहा है कि मुझे 15% रिटर्न देगा, या मैं लेट्स से मैं म्यूचुअल फंड्स लेता हूँ जिसमें मुझे 10 से 15% का रिटर्न मिलेगा. अब अगर मुझे 10 से 15% का रिटर्न मिल रहा है तो क्या वो अच्छा नहीं है? ऑब्वियसली अच्छा है, बट अगेन वो मेरा एक्सपेक्टेड अमाउंट है कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए तुझसे. हमने एक इन्फ्लेशन काउंट किया कि मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि 6% का इन्फ्लेशन लगेगा. नाउ टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे 15% का इन्वेस्टमेंट का वो चाहिए तो मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, हमको ये भी तो समझना पड़ेगा. तो वो हमारा रिस्क प्रीमियम होता है. मतलब मैं 15% के लिए पैसे लगा रहा हूँ, बट नेसेसरी नहीं है कि वो 15% एज इट इज़ मिलेंगे. इट इज़ ऑल्सो लाइक कि वो 15% का 7% ही मिले, 6% ही मिले, डिपेंड्स, क्योंकि फ्लक्चुएट कर सकता है, मार्केट वॉलीटिलिटी है, मार्केट वॉलीटाइल है. तो उस वजह से क्या हो रहा है कि वो जो 5%, ठीक है, 5% तो मुझे वैसे भी मिल रहा था, तो उसके अलावा के पैसे, जो उसके अलावा के परसेंटेज का मैं रिस्क ले रहा हूँ ताकि मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न चाह रहा हूँ जो मुझे मिले, तो उसके लिए जो मैं भरूँगा दैट इज़ रिस्क प्रीमियम.
कि उतना तो मुझे मिलना चाहिए, मतलब मुझे मेरा पैसा भी मिलना चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी मिलना चाहिए, और जितना जितना मैं रिस्क ले रहा हूँ उसके अगेंस्ट भी तो मुझे प्रीमियम मिलना चाहिए। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। इन केस नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अदरवाइज़ इसके जब हम आगे चल के सम्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ओके, नाउ एक्सपेक्टेड रिटर्न डिमांड्स एन एक्सेलरेटिंग प्रीमियम एज रिस्क इंक्रीजेस। ओके, आपने ये चीज़ तो सुनी होगी कि जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न। अगेन जिस चीज़ की हमने अभी तक बात की कि अगर मेरा रिस्क मैं इतने परसेंटेज से बढ़ा रहा हूँ तो मैं अगेन उस परसेंटेज ऑफ रिस्क के अगेंस्ट एक सर्टन प्रीमियम भी एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर मैं रिस्क इतना बड़ा ले रहा हूँ तो मेरा रिटर्न इतना बड़ा होना चाहिए। वही चीज़ को हमने ग्राफ की तरह समझाया है कि अगर मेरा रिस्क यहाँ पर है, ठीक है, जहाँ पर मेरा रिस्क इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, इतना, ठीक है, मैं इतना ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में हूँ क्योंकि मुझे रिस्क ही इतना लेना है। बट अगर मैं यहाँ तक का रिस्क ले रहा हूँ तो फिर मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए। ओके, कौन से रिस्क अफेक्ट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्क दैट वी टॉक अबाउट। ओके, सो फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क। अगर कंपनी में किसी भी तरीके का डिफ़ॉल्ट आता है या कंपनी के अगेंस्ट कोई लॉ सूट फाइल होता है या कंपनी किसी ऐसे दौर से गुजरती है जहाँ पर उसका बिज़नेस सही तरीके से नहीं प्रॉपर हो पा रहा है, तो वो बिज़नेस रिस्क है। लेट्स से कंपनी ने लेट्स से नेटफ्लिक्स ने इंडिया में अपनी ग्रोथ करनी चाहिए, ठीक है, नेटफ्लिक्स आता है इंडिया में अपनी कंपनी डालता है, उसके लिए वो हेवी डेट उठाता है, हेवी डेट उठाता है, मार्केट से डेट उठाता है या गवर्नमेंट से डेट उठाता है, एनीवेज। तो जब वो बॉन्ड इशू करके डेट उठाता है, कोई भी तरीके से वो डेट उठा के अगर इंडिया के मार्केट में आ रहा है एंड उसने एक सर्टन अमाउंट शो में लगा दिया कि 2 शो बनाए, स्क्विड गेम्स बनाया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक और शो बनाया, 5 सीज़न बनाए, 4 सीज़न का कॉस्ट उसका निकल आया, लेकिन जो 5वां सीज़न बनाया उसमें कॉस्ट एज इट इज़ लगा या बड़ा ही लगा, और वो 5वां सीज़न नहीं चला तो जो 5वां सीज़न नहीं चला तो उसकी व्यूअरशिप नहीं आई, टिकट्स नहीं बिकी, तो उसका जो 5th सीज़न जो उसका नहीं चला उसका खर्चा तो उसका लग गया, रिटर्न नहीं आया। अब रिटर्न नहीं आएगा तो क्या नेटफ्लिक्स को प्रॉफिट होगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट नहीं होगा। तो चांसेस हैं कि उस साल नेटफ्लिक्स के जो शेयर की वैल्यू है वो गिरे। ओके, सेकेंड इज फाइनेंशियल रिस्क, अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस्ड बाय हाउ अ फर्म फाइनेंसेस इज इन्वेस्टमेंट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, देख एक कंपनी है तो वो किस तरीके से पैसा उठा रही है, ठीक है, क्या कंपनी इक्विटी दे रही है या कंपनी डेट ले रही है। इसका बहुत बड़ा रीज़न पता है क्या है? इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि कोई भी कंपनी जब अपने इनिशियल फेज़ में होती है या एनीवेज अगर वो इट्स अ मिड पोजीशन फेज़ जहाँ पर एक कंपनी इज़ डूइंग गुड बट स्टिल इट नीड्स अ वर्किंग कैपिटल, जब उस फेज़ में कंपनी होती है तो उस फेज़ में कंपनी के पास एक सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे उसको मार्केट से पैसा चाहिए। अब या तो वो डेट ले सकते हैं या तो वो इक्विटी सेल कर सकते हैं, राइट। विद डेट इट कम्स रेगुलर पेमेंट, अ सर्टन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इट्स अ प्रॉपर लायबिलिटी दैट दे हैव टू सर्व। हर महीने इतना पैसा भरना ही है। लेट्स से आज अगर उन लोगों ने 1 करोड़ रुपए लिए किसी भी कंपनी ने, क्योंकि उनको काम चलाना है और 4 महीने तक उनका वो पैसा इन्वेंट्री बनने में ही लग गया या उनकी इन्वेंट्री पास ऑन ही नहीं हो पाई, ठीक है, तो जो डेट का पैसा लिया है वो 1 करोड़ डेट का आपको इंटरेस्ट के साथ जो पेमेंट करना था वो तो करना ही पड़ रहा है। अब आपने वो जो पेमेंट किया वो कहाँ से किया होगा? जो डेट आपने लिया उसी में से आपने पेमेंट किया होगा, क्योंकि आपके पास अदरवाइज तो पैसे आए ही नहीं है। बट हियर कम्स द थिंग कि अगर आपने वही चीज़ इक्विटी दे के ली होती तो आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं थी कि आपको इतना पैसा देना ही देना है, और उस मोमेंट पर आपको 4 महीने तक ना इंटरेस्ट देना पड़ा ना अदरवाइज पैसा देना पड़ा, तो आप वो वर्किंग कैपिटल आपके पास सेफ था ताकि आप और मार्केट में पैसा आपके
वर्किंग कैपिटल में पैसा पोषण कर पाओ ताकि आप वो इन्वेंट्री निकाल सको, ताकि आप वो चीज़ें बेच सको जिससे आपका प्रॉफिट जनरेट हो पाए. सो फाइनेंशियल रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इज़ लिक्विडिटी रिस्क. इस चीज़ को मैं इस तरीके से बोलूँगा कि हम एक डिफरेंस समझते हैं कि व्हाट इज़ लिक्विड और कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो लिक्विड नहीं है. ठीक है, पहले हम लिक्विड का मतलब समझते हैं. लिक्विड इज़ समथिंग जो तुरंत हाथ में आ जाए, जिसको तुरंत हम यूज़ कर सके, जैसे कैश है. तो अगर मैंने एक इक्विटी ली है और मैंने उसको बेचा तो मुझे तुरंत उस चीज़ का पैसा मिल जाएगा. ठीक है, बट अगेन अगर मैंने एक एसेट ऐसा ले रखा है विच इज़ रियल एस्टेट या घर ले रखा है, ठीक है, तो क्या मैं रातों रात उसको बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकता हूँ. मैं उसको रातों रात बेच के तो पैसा नहीं कमा सकता ना. उसको पूरी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में जाना पड़ता है और मुझे ज़रूरत अभी हो तो इसके लिए सेविंग्स नेसेसरी होती हैं किसी के भी लिए. अगर कोई भी इंसान सेविंग्स कर रहा है तो उसके पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए लिक्विड वे में ताकि वो कभी भी उस चीज़ को यूज़ कर सके. इमरजेंसी कुड बी हेल्थ. अगर आपने रिस्क अश्योर कर रखा है अपना, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इमरजेंसी में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है जब तक कंपनी नहीं पे कर रही है या एनी फर्दर रीजंस, तो आपके पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होना चाहिए जो लिक्विड हो सके तुरंत. मतलब अगर इक्विटी है तो आप इक्विटी तुरंत सेल करके अपने पैसे अपने अकाउंट में पैसे ला पाओ. या अगर गोल्ड ले रखा है तो गोल्ड अगेन इज़ इन लिक्विड एसिड. ठीक है, तो आप गोल्ड तुरंत बेच के आप पैसे वो ला सकते हो. ओके, एक्सचेंज रेट रिस्क. एक्सचेंज रेट रिस्क को हम इस तरीके से समझते हैं कि आपका एक बिजनेस है जहाँ पर आप चीज़ें बाहर बेच रहे हो. या हम एक बहुत अलग सा एग्जांपल लेते हैं कि गुजरात है और महाराष्ट्र है. गुजरात की करेंसी अलग है, महाराष्ट्र की करेंसी अलग है. ठीक है, गुजरात ने आज एक ऑर्डर लिया जिसका पेमेंट लेना बाकी है. ठीक है, गुजरात ने ऑर्डर दे दिया, पेमेंट अब आएगा. ठीक है, एक सर्टन अमाउंट में वो पेमेंट का बात हुई थी, लेकिन क्या है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र की करेंसी वैल्यू इज़ डिफरेंट, तो क्या होगा कि गुजरात ने जिस दिन ऑर्डर किया उस दिन वैल्यू अलग थी और जिस दिन पेमेंट आया उस दिन वैल्यू अलग थी. इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अभी करंटली डॉलर. ठीक है, डॉलर के साथ चीज़ ये हो रही है कि अगेन रुपी डॉलर के सामने कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है. उसका रीज़न क्या है कि अगर इंपोर्ट बढ़ता है और एक्सपोर्ट उतना नहीं है. ठीक है, इट कुड बी वेरियस रीजन्स बट द मोस्ट prominent reason we can talk about is this. ओके, नाउ अगर मैंने कोई चीज़ आज मंगाई है बाहर से, ठीक है, एंड दैट इज़ समथिंग जो मुझे $1 90 रुपीज़ का पड़ रहा है, तो मैंने लेट्स से $1 की ही चीज़ मंगवाई है. मुझे पेमेंट फ़िलहाल नहीं करना है. ठीक है, मेरे पास जब चीज़ आएगी मुझे तभी पेमेंट करना है. लेकिन जब तक मेरे पास वो चीज़ आ रही है, अगर डॉलर का वैल्यू और बढ़ गया तो मुझे उस चीज़ के 95 रुपीज़ देने पड़ेंगे. बट सेम डे अगर डॉलर का वैल्यू घट जाता है तो सामने वाला मुझसे 90 की जगह 85 की वैल्यू का ले रहा है. तो अगेन उसके लिए भी ये चीज़ का रिस्क है, मेरे लिए भी इस चीज़ का रिस्क है. तो दिस इज़ एक्सचेंज रेट रिस्क. ठीक है, करेंसी एक्सचेंज बेसिकली. और रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल रिस्क. बहुत से बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो इधर गवर्नमेंट पार्टी से स्पॉन्सर्ड होते हैं या किसी गवर्नमेंट पार्टी के भरोसे चल रहे होते हैं, या इस तरीके से उसके रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से वो बिज़नेस चल रहे होते हैं. अगर कोई भी लॉज बदल दिया जाता है तुरंत तो उस बिज़नेस पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है. जैसे बीच में एक बेटिंग ऐप्स थे, वो बहुत बढ़िया चल रहे थे, उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया. रातों रात गवर्नमेंट एक लॉ ले आती है या एक देयर आर चेंजेस इन द थिंग कि भाई आपको अब तक जो टैक्स लग रहा था उससे आपको डबल टैक्स देना पड़ जाएगा. उस गेमिंग ऐप का अभी फ़िलहाल अता पता नहीं है. क्यों? क्योंकि रातों रात अगर ऐसा कोई चेंज हो गया तो वो उस टैक्स रेट को हैंडल ही नहीं कर पाए. लेट्स से कोई ऐसी कंपनी है जो एक पर्टिकुलर पार्टी से खूब ज़्यादा ड्रिवन है. ठीक है, वो उस मानसिकता को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, एंड आफ्टर इलेक्शंस जो उसके पार्टी अगेंस्ट में थी अगर वो लोग आ जाते हैं
तो भी कहीं ना कहीं ऐसी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर वो न्यूट्रल नहीं है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो दीज आर द रिस्क। नाउ कमिंग बैक टू दिस सेक्शन, लेट्स से एक कंपनी है जिसको अपने इक्विटी इशू करनी है, ठीक है, वो अपने शेयर्स मार्केट में देना चाहती है। नाउ क्या आप डायरेक्ट उस कंपनी में फ़ोन लगा के बोल सकते हो मुझे आपका शेयर चाहिए? ये पहले सारी चीज़ें, आई मीन कितना ज़्यादा हैसल है। सही जगह मिला नहीं मिला, आपके पैसे गए नहीं गए, इट्स अ बिग टास्क। सो उसके बीच में आता है स्टॉक एक्सचेंज। ओके, मतलब पर्सन ए है, पर्सन बी है, एक इंसान ने शेयर बेचा, दूसरे ने खरीद लिया। अब इनका पूरा जो इकोसिस्टम है वो कैसे वर्क करता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, राइट। स्टॉक एक्सचेंजेस मतलब आप बताइए, मैं आपको बताऊं तो एनएससी, बीएससी, ठीक है। एनएससी के अंदर ट्रेडिंग होती है, बीएससी के अंदर ट्रेडिंग होती है। ये पूरा ऑटोनोमस होता है, मतलब किसी एक इंसान को एक पर्टिकुलर प्राइस पर अपना शेयर बेचना है और किसी दूसरे इंसान को उसी पर्टिकुलर प्राइस पर ये शेयर खरीदना है। नया दिस कुड बी वेरियस पीपल, वो अपने आप ही अंदर लिंक क्रिएट करता है एंड द ट्रांजेक्शन हैपन्स। डिपॉजिटरीज है, डिपॉजिटरीज कौन हो गई? हमारी एनएसडीएल हो गई, सीडीएसएल हो गई। तो ये डिपॉजिटरीज हैं जो आपके शेयर्स को, जो सिक्योरिटीज़ को डीमेट फॉर्म में रखती हैं, ठीक है। कस्टोडियंस वो हो गए जो इंस्टीट्यूशनल को सेफगार्ड करते हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सेफगार्ड करते हैं, ठीक है। मर्चेंट बैंकर्स हो गए हैं, ये लोग, मर्चेंट बैंकर उस समय एक बार काम आते हैं जब किसी कंपनी को आईपीओ रेस करना है, अंडर राइटर्स इशू करते हैं ये लोग। इस तरीके से एक पूरी चेन बनती है। अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर कैटेगराइज बाय द स्केल एंड सोफिस्टिकेशन। मार्केट पार्टिसिपेंट्स किस किस तरीके के होते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इज़ अ बिग प्लेस और यहाँ पे काफ़ी मनी रोटेट होता है। कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिसका हम पूरा पढ़ने वाले हैं कि ये लोग कौन होते हैं, कैसे काम आते हैं, कैसे काम करते हैं। सेकेंड इज़ म्यूचुअल फंड्स। नाउ म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपने एक यूनिट खरीदी दैट इज़ ऑफ 500, ठीक है। अब आप उस 500 में क्या क्या चीज़ें खरीद रहे हो? म्यूचुअल फंड कैसे वर्क कर रहा है? म्यूचुअल फंड इस तरीके से वर्क कर रहा है कि एक एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने अपना म्यूचुअल फंड निकाला जिसमें वो लोग आपकी जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो लोग इस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे अगर आप डायरेक्ट शेयर खरीदने जाओगे तो आप नहीं ले पाओगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर एमआरएफ का शेयर है जो 80,000 के ऊपर, अभी मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है, बट 80,000 के आसपास वो एक टाइम पर ट्रेड कर रहा था। अब अगर आप एज ए इन्वेस्टर 500 रुपये ही लेके बैठे हुए हो तो आप 80,000 का एक शेयर कैसे खरीदोगे, राइट। तो जब आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो तो आप पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हो। म्यूचुअल फंड वाले क्या बोलते हैं, एक पूल बनाते हैं, पूल ऑफ फंड्स, जिसमें आपके जैसे हज़ारों लोग हैं जो वो सर्टन अमाउंट, लेट्स से 500 है, 10,000 है, ये अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और ये कंपनी इतना सारा अमाउंट लेके बड़ी कंपनी हो जाती है। अब ये चाहे तो किसी के भी शेयर्स ले सकती है, अगेन नॉट किसी के सबके शेयर एक साथ नहीं ले लेगी, बट एक पर्टिकुलर वे में ये लोग शेयर ले सकते हैं आपके बिहाफ पर, ठीक है। और आपको अगर वो कंपनीज़ में ये लोग ज़्यादा पैसा बनाते हैं, ज़्यादा परसेंटेज बनाते हैं, तो अगेन आपको अपने पैसे जो लगाए हैं उसका परसेंटेज मिलेगा। सेकेंडली, आपको उतनी रिसर्च कंडक्ट नहीं करनी पड़ेगी जितनी म्यूचुअल फंड आपके लिए ऑलरेडी करके दे रहा है। पेंशन फंड्स हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ओके, ये लोग बहुत ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय करते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय करते हैं। इन लोग, जैसे मैंने एआईएफ का अगेन पिछली वीडियो में बताया था कि जो मिनिमम प्राइस होता है एआईएफ का दैट इज़ 1 CR, ओके। पीएमएस होता है, उसमें देयर इज़ 50 लाख, उससे कम का नहीं होना चाहिए आपका क्लाइंट। सेकेंडली, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, अल्ट्रा HNIs हैं एंड प्राइवेट फैमिली ऑफिसेज हैं, राइट। ये लोग, इनके पास भी एक अच्छा खासा फंड है, लेकिन एक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो लेट्स से 1,000 करोड़ लेके बैठे हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसके हम HNI की बात कर रहे हैं, लेट्स से ये लोग 10-20 करोड़ लेके बैठे हैं। एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि टॉप टायर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, मिड टायर में नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं और लास्ट टायर दैट इज़ रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनका एक लिमिट लगा हुआ है, राइट। अगर आपको IPO लेना है
तो आप उन लोगों ने एक यूनिट बता रखी है, एक अमाउंट आपके पास आ जाता है कि आप इतने अमाउंट का IPO ले सकते हो। अब चाहे तो आप यूनिट्स बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ वो आपके ऊपर है। येट अगेन अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो तो आप खुद से एक अकाउंट बना के खुद से पूरा ट्रेडिंग कर रहे हो, दैट इज़ ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब शेयर्स ले रहे हो बेच रहे हो, दैट इज़ अगेन प्योरली कम्स अंडर यू, आप रिटेल इन्वेस्टर्स में आते हो, राइट। द नेक्स्ट चैप्टर would be more in depth about AIF. Right now we have talked various part about investment landscape. Now the thing is that I have to keep this video initially थोड़ा ऐसा शॉर्ट टाइप में, इसके लिए मैं आपको हर चीज़ की बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। अदरवाइज़ वी कैन टॉक अबाउट रियल लाइफ एग्जाम्पल, बट हम इस चीज़ को ट्राई करेंगे कि जैसे जैसे हम आगे जाके इन चीज़ों को अप्लाई करते जाएँ वैसे वैसे हम इन टॉपिक्स को वहाँ पर अगेन रिवाइज करें, राइट। सो एक ओवरव्यू मैंने आपको इस चैप्टर का दे दिया है। ओके, थैंक यू।